अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जी। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक ठाक होंगे और जो वीकेंड है उसको मनाने की आप लोगों ने भरपूर तैयारी कर रखी होगी। मैंने तो अपना वीकेंड अच्छे तरीके से मनाना है ताकि जब मंडे को हम लोग एक दूसरे से दोबारा मिले तो एनर्जेटिक होकर और नए गोल्स के साथ, नई कह लें कि उम्मीदों के साथ, नई सोचों के साथ एक दूसरे से दोबारा हम मिले। तो उसके लिए जो वीकेंड होता है ना, उसको अच्छे तरीके से मनाना और जितनी भी हैक्टिक रूटीन है, क्योंकि उसमें से हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है कि एक ही दिन हम लोगों ने छुट्टी मनानी होती है जिसमें अपने आप को भी वक्त देना होता है और अपने घर वालों को भी, फैमिली मेम्बर्स को भी टाइम देना होता है। तो इसको अच्छे तरीके से जो पॉजिटिविटी के साथ ना गुजारा करें। लेकिन जनाब, भले वक्तों में ना हमारे बड़े कहा करते थे हमसे कि इंसान अपना आधा हकीम खुद होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसके जिस्म को कितने खाने की ज़रूरत होती है और कौन सी जो ग़िज़ाएँ हैं वो खाने से उसकी तबीयत ख़राब हो सकती है। मगर ये जदीद दौर ने ना हमारे लिए ये फ़ैसला करना बहुत ही मुश्किल कर दिया है कि हम लोगों को कौन सा खाना खाना चाहिए और कौन सा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास बेशुमार ऑप्शंस आ चुके हैं और सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर गर्दिश करने की वजह से हमें लगता है कि जनाब हमें ये भी खाना चाहिए और वो भी खाना चाहिए जिसकी वजह से हमारी सेहत बुरी तरह से मुतासर हो सकती है। आम तौर पर क्या होता है, फ़ैट्स, शुगर और कार्बोहाइड्रेट से भरपूर ग़िज़ाओं को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में इंटरेस्टिंगली उनको पेश किया जाता है इंटरनेट के ऊपर, और जिनको देखते ही ना उनको खाने का दिल करता है। और हर उस तरह से कह लें कि हम लोग आसानी से कुछ भी खाने पर आमादा भी हो जाते हैं और हमें ये भी मालूम नहीं होता कि इसको खाने के फ़ायदे और नुकसानात हमारे लिए क्या हो सकते हैं, क्योंकि मसला सिर्फ मुज़रे सेहत खाना नहीं होता, बल्कि कितनी मिक़दार में आप खा रहे हैं और दिन के किस वक्त में खाना है ये भी हमें मालूम नहीं है। और यही सबसे बड़ी कह लें कि गलती हम लोग करते हैं और यही वजह है कि हमारे आसपास मोटापा, डायबिटीज़ और बहुत ज़्यादा जो कह लें कि कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम्स और इसी तरह दिल के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ये सारे प्रॉब्लम्स बढ़ते ही जा रहे हैं। सेकेंडली, जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, इवन दो कि बच्चे, बड़े, यंगस्टर्स सभी इसको ख़ासतौर पर कोल्ड ड्रिंक्स को पसंद करते हैं और ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित नहीं हो सकती, बल्कि नुकसानदेह है, मगर हम लोग इसका बेदरेग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा हम अपने बच्चों को भी इन्हीं नुकसानदेह शुगर प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करवा रहे होते हैं, उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए लेकर दे रहे होते हैं, जिससे उनके दांत भी ख़राब होते हैं और दीगर बीमारियां भी उनके अंदर पैदा होती हैं। अब मुतवाज़न ग़िज़ा में जिस्म को दरकार तमाम जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अज्जा हैं, उनको मुनासिब तरकीब के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जबकि हमारे यहाँ इस किस्म के एतदाल के बारे में ना लोगों को ख़ास इल्म ही नहीं है, ख़ास कह लें कि इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। अब हमारे खाने की बुरी आदत में एक अहम वजह सोशल मीडिया पर फूड व्लॉगर्स की भी भरमार है कि जो हमें नित नए जो स्ट्रीट फूड होते हैं उनसे हमारा कह लें कि इंटरेक्शन करा रहे होते हैं, वो हमें मुतारिफ़ कराते हैं, जबकि फ़ूड क्वालिटी के बारे में ना कभी भी किसी ने नहीं बताया है। लेकिन हमने वो अपने टेस्ट बड्स को राज़ी करने के लिए ना, फुलफ़िल करने के लिए अपनी सेहत को हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो इसलिए मुतवाज़न ग़िज़ा, बैलेंस डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी और बीमारियों से छुटकारा हासिल करना है। तो ये आज का हमारा पैगाम था। मज़ीद भी हम इस हवाले से बात करते रहते हैं अपने प्रोग्राम में, अपने एक्सपर्ट से बुला के आज भी उनसे बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ बात कर लेते हैं तंबाकू नोशी के हवाले से, क्योंकि सिगरेट नोशी, तंबाकू नोशी ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं कि बच्चों में भी, ख़ास तौर पर जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं, वो भी इसको एक स्टेटस समझकर या एंटरटेनमेंट के तौर पर शुरू करते हैं और ये जब उनको लत लग जाती है तो फिर इसके साथ जो जुड़े मज़ीद और भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो भी उन्हें देखने पड़ सकते हैं। यहाँ पर जो बाकी ड्रग्स के कह लें कि चेन है ना, वो उस साइड पर भी जा सकते हैं, लेकिन आपने इससे बचना कैसे है, क्योंकि इसकी वजह से आपके लंग्स ख़राब होते हैं, आपकी हेल्थ ओवरऑल कॉम्प्रोमाइज़ होती है आप जब सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं। और बहुत से लोग जो है वो इसके चेन स्मोकर्स भी होते हैं
और जिसकी वजह से जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे होते हैं, घर के यानी कि बाकी अफराद भी। तो आप उनको किस तरह सिगरेट नोशी छुड़वा सकते हैं और ख़ास तौर पर उसमें हमारी जो डाइट है उसका कितना अमल दखल है, क्योंकि जो ख़ुद भी सिगरेट पी रहे होते हैं वो चाहते हैं कि हम सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि उन्हें बहुत सारी बीमारियां भी लाहक हो जाती हैं जिसकी वजह से उन्हें सिगरेट छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि वो कहते हैं कि हमसे नहीं छोड़ा जाता, हम ऐसी क्या चीज़ें करें। तो क्या ऐसी डाइट मौजूद है, ऐसी कोई ग़िज़ाएँ मौजूद हैं जिसके थ्रू हम सिगरेट को कम कर सकते हैं या सिगरेट नोशी को ख़त्म कर सकते हैं? तो इस पर आज हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए शर्मीन यासीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। शर्मीन, आपको वेलकम कहते हैं जाको लोहार में। कैसी हैं आप? ठीक हैं? सो मच, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। शर्मीन, जिस तरह तंबाकू नोशी या सिगरेट नोशी ये बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो इसके सबसे पहले तो बताइए हमारी बॉडी के ऊपर किस तरह के इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? स्मोकिंग जिस तरह कि हमें पता है कि इसके अंदर निकोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो तंबाकू होता है। और निकोटीन जो है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना शुरू हो जाते हैं तो हमारी बॉडी के लिए वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। जिसमें सबसे पहली जो हमारे पास बीमारी आती है वो लंग कैंसर्स की है। लंग कैंसर हो सकता है, किडनी डिसऑर्डर आपको हो सकते हैं, इसके अलावा आपका हेयर लॉस हो सकता है। अगर फीमेल्स की बात की जाए तो उनकी प्रेगनेंसी रेट जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाता है और उनको कॉम्प्लिकेशंस का जो है वो शिकार हो जाती हैं। अब जिस तरह आपने बात की है कि जो आजकल जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, या आजकल तो लोगों ने एक तरह से अपना एक आप समझ लें कि कल्चर ही बना लिया है कि हम लोग जो स्मोकिंग करनी है। तो इसमें देखा जाए तो फीमेल्स का रेट भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके ना सिर्फ लंग डैमेज होते हैं बल्कि आपकी थ्रू आउट द जितनी भी फिजिकल बॉडी है आपकी वो डैमेज जिससे जो है वो हो जाती है। जिसमें आपके जो है वो स्किन सबसे पहले एक ऐसी चीज़ आती है जिसमें कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपकी जो है वो आईसाइट का भी जो है वो बहुत रोल होता है। इसमें आपकी जो स्मोक है उससे आपकी आईसाइट भी जो है वो अफेक्ट हो सकती है। इसके अलावा जो ओरल आपकी हेल्थ है जिसमें डेंटल हेल्थ आ जाती है, ये भी आपका जो है वो इससे डैमेज हो सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह मैंने बताया कि लंग कैंसर जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा आम होता जा रहा है। ओरल कैंसर भी इवन दो ओरल कैंसर भी बिल्कुल, और किडनी डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अब जो स्मोकिंग है इसमें सबसे पहले देखते हैं कि आपको जो है वो क्रेविंग बहुत ज़्यादा जो है वो कम हो जाती है। आपको जो है वो खाने की क्रेविंग कम होती है और आपको सिगरेट पीने की जो है वो ज़्यादा क्रेविंग होती रहती है, जिसकी वजह से आपका वेट लॉस भी होता जाता है। बहुत ज़्यादा रैपिड आपका जो है वो वेट लॉस हो जाता है जब आप स्मोकिंग जो है वो अपना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत ही आप समझ लें कि आपके लिए बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। क्योंकि आप खाने को छोड़ के या स्नैक्स वगैरह को छोड़ के आप जो है वो सिगरेट नोशी के ऊपर आ जाते हैं, जो आपकी हेल्थ को जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज कर जाती है। ठीक है। तो कुछ ऐसे खाने हैं जिसको हम लोग लेके अपनी डाइट में ऐड करके जो है वो हम इसकी क्रेविंग्स को रोक सकते हैं, सिगरेट की क्रेविंग्स को रोक सकते हैं। जिसमें हमारे पास सीड्स बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। जब हम सीड्स लेते हैं और या नट्स हम लोग अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो उससे भी हमारी जो है वो क्रेविंग जो है वो फुलफिल हो जाती है। अब हम ऐसी बात करते हैं कि मतलब कौन सी ऐसी डाइट है जिससे आप इसको छोड़ सकते हैं। बहुत से प्रोटीन शेक्स आपके पास ऐसे आ जाते हैं जिसके अंदर आप जब आपको पेट आपका फुल रहेगा, आपका माइंड जो है वो बार बार इस तरफ नहीं जाएगा कि मुझे क्रेविंग हो रही है या मुझे ज़्यादा भूख लग रही है या मैं सिगरेट लूँ, तो आप अपनी टमी को फुल रखें। जिस तरह फाइबर हमारे पास बहुत अच्छी ऑप्शन है। फाइबर आपको जो है वो जितने भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आपको उसमें मिल जाता है। इवन तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें डायबिटीज़ के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है और जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं ये उनमें जो है वो बहुत ज़्यादा आम है। अब आपको पता है कि जो लोग चेन स्मोकर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनको बलगम का भी प्रॉब्लम होता है, चेस्ट इन्फेक्शन भी उनका रहता है, कंजेशन रहती है उनकी। तो वो कहते हैं जी हम डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी बलगम का प्रॉब्लम है, चेस्ट इन्फेक्शन रहता है, तो वो और ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल। अभी जिस तरह मैं आपको बताने लगी थी कि लेमन और जो होता है मलाई, इसको अगर आप मिक्स करके अपने होंठों के ऊपर लगाएं और रात अगर आप इसको छोड़ ही रखें और सुबह तक मतलब आप ओवरनाइट इसको यूज़ करते हैं तो इससे भी आपको जो है वो काफ़ी हद तक हेल्प होती है। लेकिन अगर जो लोग जिनको ऑलरेडी लंग्स का इशू है या जिनको आप
समझ लें कि अभी डेयरी प्रोडक्ट्स वो नहीं ले सकते हैं, उनके लिए फाइबर एक बहुत अच्छी चीज़ है। फाइबर आपको लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। प्रोटीन एक बहुत अच्छी सोर्स है। जो जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आते हैं, या आप एक तरफ जब मोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, फिर आप एक हेल्दी लाइफ की तरफ आते हैं। जब आप हेल्दी लाइफ की तरफ आते हैं तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें आपकी लाइफ से निकलती जाती हैं। जिस तरह हम बात करें, जिस तरह मैंने सबसे पहले बात की थी कि नट्स, हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ आती है। नट्स से भी आपका हैंड जो है वो काफ़ी देर तक बिजी रहता है, आप खुद भी जो है वो बिजी रहते हैं नट्स खाने में, और जो सीड्स हैं, तो आपको फिर जो है वो क्रेविंग स्मोकिंग की जो है वो कम होती है। और जिस तरह आपने स्मूदीज़ की बात की है, फिर ऐसी कौन सी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये कम हो सकता है? जी, स्मूदीज़ की बात करें तो जो चेन स्मोकर्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी स्मूदी है आलमंड मिल्क की, जो कि आप जिस स्किम मिल्क जिसके अंदर जो है वो यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा जो है वो फैट फ्री हमने जो है ना वो दूध लेना है। हमने ज़्यादा फैट वाला जो है वो दूध नहीं लेना, क्योंकि इसमें एक तो ये होता है कि जब आपको अस्थमा होता है या आपको लंग कैंसर होता है तो आपके लंग्स काफ़ी हद तक डैमेज हुए होते हैं। अभी जिस तरह आपने बलगम की बात की है, कफ हो रहा होता है लोगों को, तो आपने जो है वो कम जिसमें फ़ैट हो वो वाला दूध ले लें। अच्छा, इसमें आप जो है वो बनाना ऐड कर सकते हैं, साथ में आप चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि चिया सीड के अंदर भी फाइबर बहुत अच्छे कंटेंट में मौजूद होता है। अच्छा, तो आप वो ले सकते हैं, और इसकी आप स्मूदी बना के आप डेट्स जो है वो भी अंदर ऐड कर सकते हैं। ये भी एक स्मोकिंग के पर्सन के लिए बहुत अच्छी और मुफीद हो सकती है। इसके अलावा कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं जो अगर हम अपनी डाइट में ऐड करें, जिसमें मैग्नीशियम आ जाता है, विटामिन सी आ जाती है। मतलब अगर आप सिगरेट नोशी कर रहे हैं तो बहुत सारी डिफिशिएंसीज का शिकार भी आप हो सकते हैं जो कि सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह की डिफिशिएंसीज हो सकती हैं? स्मोकिंग करने वाले अफराद में सबसे ज़्यादा जो देखी जाती है वो आयोडीन की कमी होती है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी होती है, मैग्नीशियम की उनमें बहुत ज़्यादा कमी होती है, खून की भी कमी हो जाती है, खून की भी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। एग्जैक्टली। और जितने भी विटामिन बी से रिलेटेड है, B1 B2 है, इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो कमी हो जाती है। तो जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको चाहिए कि साथ साथ सप्लीमेंट्स भी जो है वो ज़रूर लें, अगर आपकी आदत नहीं छूट रही। पहले तो इस आदत को ख़त्म करें, लेकिन साथ साथ इन सप्लीमेंट्स का भी ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। और जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनमें इम्यून सिस्टम भी बहुत ज़्यादा जो है वो पुअर हो गया होता है, तो जिसकी वजह से और उनकी बॉडी के अंदर जो है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उनको ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिससे जो है वो उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है वो चीज़ें जो उनकी बॉडी के अंदर जो एक्शन है वो ज़्यादा बहुत अच्छे तरीके से करे, क्योंकि जिसमें इम्यून सिस्टम आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जिस तरह विटामिन सी एक ऐसी चीज़ है जिससे आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता है और दोबारा से रेगुलेट भी हो सकता है। तो विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लें और ऐसे फ्रूट्स लें जिसमें बेरीज आ जाती हैं, स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं, और इसके अलावा जितने भी सिट्रस हैं, जिस तरह किन्नू आजकल बहुत ज़्यादा इन है और मौसम भी है उसका। इसके अलावा जो स्वीट लाइम है, मौसमी जो जिसकी हम बात करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, जो चेन स्मोकर्स हैं उनके लिए। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनको जो ओरल जो उनकी हेल्थ है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई होती है। उनके होंठ जो है वो बहुत पर्पल हो गए होते हैं और दांत जो है वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाते हैं, और उनकी जो ब्रीथ है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्मेली हो गई होती है। तो उनको चाहिए कि अपने साथ इलायची का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इलायची एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। अच्छा, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि फिर अब जैसे आप बताई थी कि उन्हें मैग्नीशियम का भी इस्तेमाल, सप्लीमेंट्स में मैग्नीशियम का इस्तेमाल करना चाहिए। मैग्नीशियम बड़ा अच्छा रोल प्ले करता है, आपकी नींद साइकिल को, स्लीप साइकिल को बेहतर करता है, आपकी ब्रेन की जो चीज़ें उनको बड़ा अच्छा कर रहा होता है, वो आपके ब्रेन को भी बहुत नरिश करता है। और मैग्नीशियम जो अगर तो आपका वेट अपना स्टेबल है और अगर आप अपना वेट लॉस नहीं करना चाह रहे हैं या वेट गेन करना चाह रहे हैं तो बनाना आपके पास जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन आ जाती है। बनाना के अंदर भी रिच अमाउंट ऑफ जो है वो मैग्नीशियम आपको मिल जाती है, तो बनाना एक बहुत ही गुड सोर्स है कि आप उसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इंटेक कर सकते हैं। बिल्कुल। और फ्रूट्स में जिस तरह मैंने बात की कि विटामिन सी जिनके अंदर ज़्यादा है, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो स्मोकिंग के अफराद के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, वो बेहतर हो सकते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिनको कॉन्टिन्यूसली कफ रहती है, आपने भी विटनेस किया होगा कि जो सिगरेट पीते हैं ना उनको कॉन्टिन्यूसली एक ना कफ का प्रॉब्लम रहता ही है, वो हर टाइम खांसते रहते हैं और कंजेशन भी रहती है उनकी चेस्ट के अंदर। तो उनके लिए क्या रेमेडीज, होम रेमेडीज हो सकती है कि जिसके बेहतर उनके एटलीस्ट सांस की प्रॉब्लम ना हो, उनका सांस भी कभी कभी फूल जाता है जब आप ज़्यादा, क्योंकि आप भागते हैं चलते हैं, आपकी सांस कम हो जाता है,
तो उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, तो उसके लिए क्या होम रेमेडीज़ का कर सकते हैं, एहतमाम हम कर सकते हैं घर में? बिल्कुल, जिस तरह अभी आपने बात की है कि भागते हुए भी उनको जो है वो बहुत ज़्यादा सांस होता है, इवन या दो कि उठते चलते बैठते हुए वो भी थक जाते बहुत, हैं। हाँ, तो उनमें भी कहीं ना कहीं अस्थमा का जो है वो उनके अंदर रेट जो है वो होता है, रिस्क होता है उनके अंदर कि उनको अस्थमा हो चुका है या हो सकता होने है वाला है। होने वाला है, क्योंकि सांस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो जाती तो एक अस्थमा की तरफ ही इंडिकेट करता है, ठीक है। क्योंकि जितने भी लंग कैंसर आ जाते हैं या जितने भी सांस के रिलेटेड जितने भी इश्यूज आ जाते हैं वो आपको कोज करती हैं कि वो लॉन्ग टर्म क्रोनिक आपको जो है वो अस्थमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर हम बात करें कि जो कफिंग का जो है उसमें तो कुछ सिरप्स हैं ऐसे जो कि आप ले सकते हैं। इसके अलावा ग्रीन टीज़ जो है वो बहुत अच्छी रह जाती हैं। अच्छा। या एसिड डिटॉक्स जो है वो वाटर्स हैं, या आप समझ लें कि ग्रीन टीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हैं, तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, उससे भी आपकी जो जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं आपकी बॉडी के अंदर वो जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, आपकी बॉडी से जो है वो निकल सकते हैं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जो है वो लेमन ग्रास टी जो है वो बहुत अच्छी ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू आप ग्रीन टी लें। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो है वो लेमन ग्रास टी लें, क्योंकि एक तो ये आपकी कैलोरीज जो है वो भी मेंटेन करता है। अगर आपने कभी एक्स्ट्रा कैलोरीज ले ली हैं और आप उसको बर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लेमन ग्रास टी बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। नहीं तो दोनों में फ़र्क क्या है? हमें तो लगता है वो जो टी बैग वाली ग्रीन टी मिल रही है वो भी बेनिफिशियल है और लेमन ग्रास टी भी बेनिफिशियल है, दोनों में फ़र्क है क्या? जी बिल्कुल, जो लेमन ग्रास टी है वो एक ऐसा पौधा है, ये बिल्कुल एक आप समझ लें कि अलग अलग ही एक तरह से है। बिल्कुल वो अलग प्लांट्स हैं और वो भी अलग प्लांट है, लेकिन लेमन ग्रास टी एक ऐसी चीज़ है जो वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा आपकी ओवरऑल जो स्किन है वो भी बहुत आपकी इंप्रूव करता है। और अगर हम ग्रीन टीज़ की बात करें तो ग्रीन टीज़ में और बहुत से ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं जो कि हर्ब्स को मिक्स करके जो है वो ग्रीन टीज़ को जो है वो बनाया जाता है। जिस तरह पिंक टी की हम बात करते हैं, पिंक टी में भी बहुत ज़्यादा हर्ब्स और चीज़ें उन्होंने जो है वो ऐड की होती हैं, लेकिन लेमन ग्रास टी एक ऐसी चीज़ है जो किसी चीज़ का मिक्सचर नहीं है, वो जस्ट एक ऐसा पौधा है। अगर आप उसको पौधे को भी डायरेक्ट आप उसकी कावा बना के लेते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, तभी वो बहुत बेनिफिशियल। अगर आप उसको ड्राइड फॉर्म में ले लेते हैं, उसके पत्ते को ड्राई करके आप ले लेते हैं, तभी वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और इसका हार्डली आपको 1 या 2 आपका जो पता है आप उसको वो ले सकते हैं, जाता है। हाँ, ड्राई अगर ड्राई की उसमें हो तो वो भी इतना ज़्यादा बन जाता है, 2-3 उसके साथ पत्तों के साथ। उसके अंदर आप थोड़ा सा और लेमन भी टेस्ट के लिए फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं, लेकिन वो होता थोड़ा सा सिट्रस है। लेकिन बनाने का सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप पानी को पहले अच्छे तरीके से बॉईल करें और बॉईल करने के बाद उसके अंदर जो है वो आप लेमन ग्रास टी रख के उसके बाद ढक दें और उसको तकरीबन हाफ एन आवर तक उसके अंदर रहने दें। अच्छा। बिल्कुल। और ये बहुत गलत मेथड है कि हम लोग उसको भी साथ में पका रहे होते हैं और वो लीफ भी जो है वो येलो फिर उसके बाद ग्रीन और फिर उसके बाद डस्टी सा हो जाता है, तो वो बहुत एक गलत मेथड है। हमें ऐसे करना चाहिए कि पहले पानी को अच्छे से बॉईल करें, फिर उसके अंदर वो डाल के और फिर उसको ऊपर से अच्छे तरीके से ढक दें और विद इन 15 मिनट्स आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं, 15 to 20 मिनट्स। तो ये आपके जितने भी रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, लंग से रिलेटेड आ जाते हैं, ज़्यादा खासतौर पर कफ अगर आपको है तो उसके लिए बिल्कुल। तो आप लोग ये इनका खासतौर पर लेमन ग्रास टी या हर्बल टीज़ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जो आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट देंगे। तो हमने बात की है कि तंबाकू नोशी का हमारे ऊपर क्या असर होता है और ख़ासतौर पर अगर हमने ये छोड़नी आदत तो उसको किस तरह छोड़ा जा सकता है। हमारे साथ शर्मीन यासिन मौजूद है। शर्मीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको बता रहे होते हैं कि आपने किस तरह अपने वेट को मैनेज करना है और वेट को बढ़ने नहीं देना, लेकिन फिर भी हम लोग ऐसी कह लें कि गैर ज़रूरी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। ख़ास तौर पर मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करने की वजह से हमारा जो वेट है वो मेनटेन नहीं रहता है और वज़न बढ़ता ही जाता है। और ये जो सर्दियाँ चल रही हैं ना, इसमें जितने भी खाबे आप लोगों ने खाने हैं ना, जब गर्मियाँ आएंगी तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना वेट जो है ना वो गेन कर लिया है। फिर आपको टेंशन होगी कि अब वेट कम कैसे करें, क्योंकि फिज़िकली आप लोग एक्टिव नहीं होते हैं, जिम आप जाते नहीं हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी या फिज़िकल स्पोर्ट में आप हिस्सा नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से वेट कम भी नहीं होता है। लेकिन अब कह लें कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और मेडिसिन और ऐसे ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं जिसकी वजह से आप वेट लॉस कर सकते हैं, या फैट लॉस इसको अगर कहा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ऐसे ट्रीटमेंट्स कह लें कि साइंस ने ईजाद कर दिए हैं जो कि आपको ईज़िली फैट लॉस जो आपकी
गैर ज़रूरी चर्बी है जो आपके जिस्म पर मौजूद है उसको आप हटवा सकते हैं या वो निकलवा सकते हैं। तो उसमें किस तरह के ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं और वो कितने सेफ़ हैं, वो किस तरह कराए जा सकते हैं, उस पर आज हमने बात करनी है। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में डॉक्टर अजीम जहांगीर मौजूद हैं और जो कि स्किन स्पेशलिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट है और सर्जन भी हैं। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब, आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर सारे बात कर रहे हैं, इवन दो कि इंटरनेशनली भी बहुत ज़्यादा चीज़ें इनको हाईलाइट किया जा रहा है और वहाँ पर तो मोटापा बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में है ही है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो अगर बात कर ली जाए वेट लॉस या फैट लॉस की, ये सबसे बड़ा कंसर्न है आज के दौर में हमारा। तो इस हवाले से किस तरह की टेक्नोलॉजीज़ नई नई आ गई हैं या मेडिसिन या ऐसा ट्रीटमेंट आ गया जिसकी वजह से इजीली वेट लॉस किया जा सकता है? देखें, वेट लॉस के लिए एक बात तो ये याद रखेंगे, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे, खाना पीना चेंज नहीं करेंगे, ये टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो कभी भी उतना काम नहीं कर सकती जितना कि प्रपोज किया जाता है, जितना एज्यूम किया जाता है। तो जो भी आप करें, साथ साथ आपको थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना पड़ेगा सही खाने का और तो एक्सरसाइज। इस यानी जो भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे आपको अपना लाइफस्टाइल तो चेंज फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी करेंगे अगर आप उसको मेंटेन नहीं करेंगे वापस वेट आ जाएगा। ऑब्वियसली हाँ। अब इसको 3 तरीकों से किया जा सकता है। एक है कि आपका सर से पाँव तक वेट ज़्यादा है और हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि इतना कद हो और इतना वजन हो तो वो आइडियल बॉडी वेट के अंदर आता है या नहीं आता। और वो इंटरनेट पे चार्ट मौजूद हैं, आप उसको कैलकुलेशन करें, आप अपना वेट डालें और अपना कद डालें तो पता चल जाता है कि आप ओवरवेट हैं या ओबीज हैं या अंडरवेट हैं या नॉर्मल वेट है। ठीक है। अब अगर आप ओवरवेट हैं तो 10% तक तकरीबन वेट आपका कम, यानी अगर आप 100 kg के हैं तो आप 90 kg के आ सकते हैं तकरीबन दवाइयों से ही। अच्छा। आजकल जो लेटेस्ट इंजेक्शन आए हैं जो शुगर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, हम उसको वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही सेफ हैं वो। प्रॉब्लम ये है कि लोग उसको एज अ शॉर्टकट यूज़ करने लग जाते हैं कि जी हमने एक्सरसाइज भी नहीं थोड़ी सी करनी, हमने हिलना भी नहीं, बिल्कुल हमने अपनी खाना भी नहीं हमने करना, आप बस वेट इंजेक्शन लगा दें। वो ज्यादती वाली बात है। शुगर के लिए वो इजाद हुए थे। अच्छा। लेकिन अब पता चला कि वो तो बड़े ज़बरदस्त इंजेक्शन है, वो तो वेट लॉस भी करते हैं, लेकिन इसको मिस यूज़ नहीं करना चाहिए। ओके। सेकंड आ गया कि अगर आपका वज़न जो है वो इतना ज़्यादा है कि वो 10 kg या 10% आपने काम नहीं करना बल्कि ज़्यादा ज़रूरत है और आपको साथ ही आपने डाइट की और एक्सरसाइज की तो वो 10% के भी 20-30% पे भी जा सकता है। तो कुछ लोग हैं जो कि 10% से भी ज़्यादा उनसे वेट लॉस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो बाकी चीज़ें भी साथ साथ करें। ठीक है। ओके। तीसरा आ जाता है कि अगर कोई इतना ज़्यादा वेट है कि दोनों ही नाकाम हो गए तो फिर हम सर्जरी करते हैं जिसमें कि मैदे को छोटा कर देते हैं। ओके। और उससे वज़न कम हो जाता है। तीसरी ये आ गई कि ज़्यादातर जो लोगों को मसला होता है कि वो सर से पाँव तक वजनी नहीं होते बल्कि चंद हिस्से जो हैं या पेट होता है या डबल चिन होती है या बाजू ज़्यादा होते हैं या कोई कूले का कोई एक ख़ास जगह पे ज़्यादा फैट डिपॉजिट हो जाता है और वो जाता ही नहीं है, चाहे आप एक्सरसाइज कर लें चाहे डाइट कर लें, वो नहीं जा रहा होता। अक्सर ख़वातीन कहती हैं मैं बाकी तो सारा जिस्म ठीक है, बंदे भी कह रहे होते हैं ज़्यादा, लेकिन ये पर्टिकुलर एरिया जो है ये अंदर नहीं जाता जी। उसके लिए अब हमारे पास 4 या 5 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जिनका आप जिक्र कर रहे थे। एक तो ये कि अगर थोड़ा एरिया है तो आजकल हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसका अंदर जो उसके दवा का नाम है डिऑक्सीकोलिक एसिड। बेसिकली वो क्या करती है कि वो फैट सेल्स को डिसॉल्व कर देती है, समझ लें। अच्छा। यानी अगर आपने किसी की डबल चिन है और आप चाहते हैं कि मैंने सर्जरी भी नहीं करानी और मेरा बाकी वजन ठीक है, ये डबल चिन नहीं जा रही, क्यों नहीं है? हाँ। ठीक है, और वो थोड़ी सी डबल चिन है, उसके लिए सर्जरी की भी जरूरत नहीं है। वैसे तो हम वहाँ से निकाल भी सकते हैं फैट, जिसको माइक्रो लाइपोसक्शन कहते हैं कि हमने वहाँ से सुन कर दिया और बेहोश नहीं करना पड़ता और आप वहाँ से फैट को सक कर लेते हैं। जिल्द जो है वो लोग समझते हैं ढीली हो जाएगी, लेकिन जिल्द अल्लाह ने इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टिलिटी रखी है तो ये इट स्नैप्स बैक, ये वापस चले जाती है और उसको कोई डबल चिन नज़र नहीं आती। इसी तरह अगर पेट का कोई हिस्सा है तो हम सर्जरी करके उसको बहुत ही छोटे सुराख से फ़ैट को सक कर सकते हैं। और अभी इतना सेफ़ हो गया गुज़श्ता 10, 15, 20 सालों में कि अल्हम्दुलिल्लाह इसकी कोई, मैंने अभी तक अल्लाह का बड़ा करम है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी।
और उसमें आप बेहोश नहीं करते बल्कि उसको सुन कर लेते हैं। लेकिन इसमें किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर खास तौर पर लाइपोसक्शन लाइपोसेक्शन में बात कर ली जाए? बिकॉज एक मेरे दिमाग में आ रहा है, एक मैंने ऐसे वीडियो देखी एक खातून की कि वो ये कह रही थी कि उन्होंने लाइपोसेक्शन कराया लेकिन उसके बाद उनकी इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, इवन दो कि वो घर पे थी और वो इतनी ज़्यादा ब्लीड कर रही थी कि उसको समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। देखें, वो पुरानी टेक्नोलॉजी थी। आजकल अच्छा। हम ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि हम जो दवा जो जिस्म के जो जिल्द के अंदर फैट जो है वो जिल्द के नीचे होता है और मसल से ऊपर होता है। ठीक है। हम उसके अंदर एक ऐसी दवा देते हैं जो उसको सुन भी कर लेती है और ब्लीडिंग करने वाली ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट कर लेती है, उनको बंद कर देती है। अच्छा, तो जब हम फैट निकालते हैं उसमें एक कतरा भी ब्लड का नहीं आता तकरीबन। तो इसको हम टुमेसेंट लाइपोसक्शन कहते हैं। टुमेस का मतलब होता है सख्त कर देना, ताकि वहां से आपने ब्लीडिंग को भी बंद कर दिया और सुन भी कर दिया। तो एक तो बेहोश करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप उसको नींद की दवा थोड़ी सी देते हैं लेकिन बेहोश नहीं करते। बेहोशी के साथ लाइपोसक्शन करवाना जो वो नुकसानदेह हो सकता है, वो अब तकरीबन ऑब्सोलेट होता जा रहा है दुनिया में। अब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, सुन कर लिया और फैट को निकाल लिया। अब लोगों को ख्याल होता है कि जो जिल्द है वो बहुत ज़्यादा लटक जाएगी। वो इसलिए नहीं लटकती कि जिल्द में अल्लाह ने, जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद खवातीन का पेट बिल्कुल सीधा हो जाता है, तो अल्लाह ने इसमें बहुत कॉन्ट्रैक्टिलिटी रखी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है जिल्द। फर्ज करें उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई और फिर भी थोड़ा सा फैट रह जाता है, या फैट तो निकल गया लेकिन जिल्द ढीली हो गई, उसमें हमारे पास जो हाइफू है, हाईली इंटेंस फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, अच्छा, उससे जिल्द को टाइट किया जा सकता है। ओके। उसके बाद आजकल जो नई टेक्नोलॉजीज आई हैं जिसमें HIFEM बोलते हैं, HIFEM, हाईली इंटेंस फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, उससे जो आपका मसल है वो टाइट किया जा सकता है। काफ़ी दफ़ा क्या होता है कि जिल्द भी थोड़ी सी ढीली थी, वो आपने एक चीज़ से ठीक कर दी, फैट को भी निकाल दिया, लेकिन अभी मसल ढीला ही रह गया। अब जो मसल को टाइट करने के लिए अब तो हम इवन फेस के मसल्स को टाइट कर लेते हैं। हाइफू भी मतलब ये फेस के लिए यूज हो रहा है। जी, हाइफू एक चीज है। हाइफू से आप फैट को भी कर सकते हैं और जिल्द को भी कर सकते हैं, मसल को नहीं कर सकते। मसल के लिए HIFEM है, HIFEM। जो HIFEM है इससे हम मसल को भी टाइट कर सकते हैं। वो एक्चुअली करता क्या है कि आपके मसल की एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज के बगैर ही करा देता है। यानी अगर आपने सेटअप्स करने हैं और आप बड़े लेजी हैं तो आप लेटे रहेंगे, जिल्द वो जो आपकी जो मशीन है वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। तो समझ लें आपने कोई 1000 सेटअप्स जो हैं या 2000 सेटअप्स आपने 1 मिनट में कर लिए। अच्छा। और आपको पेट पे वही वाली फीलिंग होगी जिस तरह सेटअप्स करने के बाद हल्की सी टेंडरनेस होती है, हल्की सी ना लगता है कि कोई मैंने एक्सरसाइज की है। जी। आपको वही वाली होगी उसको फीलिंग। तो लेकिन उससे आपके मसल जो है वो काफ़ी टाइट हो जाता है। ठीक है। तो जिन लोगों का मसल लूज हो उसकी वजह से यही वाली टेक्नोलॉजी आजकल हम जो ख़वातीन ख़ास तौर पे जिनको बार बार बाथरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है यूरिनेशन की, तो उनके जो पेल्विक मसल हैं वो भी रिलैक्स कर जाते हैं। हाँ। तो वो उसको भी आप इसी टेक्नोलॉजी से ठीक कर सकते हैं बहुत हद तक। इसी तरह जो आपके बाजू के मसल हैं, आजकल हम फेस के मसल, पहले हम क्या करते थे कि फेस के मसल को टाइट करने का हमारे पास सर्जरी के अलावा तरीका नहीं था। फेस के मसल को नहीं टाइट कर सकते थे, आप वहां से निकाल सकते थे, जिल्द को निकाल के जोड़ सकते थे, जिसको हम फेस लिफ्ट कहते थे। लेकिन अब उसकी बजाय हम ये यूज़ कर सकते हैं टेक्नोलॉजी, जब मसल को आपने टाइट कर दो किसी हद तक टाइटनेस आ जाएगी। ठीक है। जिल्द की टाइटनेस के लिए जैसे मैंने कहा कि हाइफू कर सकते हैं, CO2 लेज़र कर सकते हैं। ओके। फैट को निकालने के लिए आप लाइपोसक्शन कर सकते हैं, या ये जो इंजेक्शन है डिऑक्सीकोलिक एसिड के इंजेक्शन आप लगाते हैं, वहां से फैट जो है वो डिसॉल्व हो जाता है। और मसल की टोनिंग करने के लिए आप HIFEM कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं जब आप इसको कंबाइन कर लेते हैं तो बगैर सर्जरी के 8 से 10 साल आप पीछे ले जा सकते हैं अपीयरेंस को। लेकिन फिर इन खासतौर पर अगर हाइफू या HIFEM की बात कर ली जाए तो फिर ये इसका इफेक्ट कितनी देर रहता है? क्या फिर आपको हर महीने ये जो ट्रीटमेंट लेना पड़ता है या कितनी देर बाद इसका ट्रीटमेंट या सेशन होता है? यूजुअली हम 1 माह के बाद इसका रेकमेंड करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में हम इवन हफ्ते के बाद भी कर सकते हैं। अच्छा। और जब कुछ ट्रीटमेंट्स हो जाएं, फर्ज करें 4 से 6 ट्रीटमेंट्स हो जाएं और काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाए, तो फिर हम उसको महीने के बाद नहीं करते बल्कि 3 महीने के बाद कर लेते हैं। कुछ ट्रीटमेंट्स को हम 6 महीने के बाद कर लेते हैं एक दफ़ा, ताकि वो मेंटेन रहे। जब आपने मसल को टाइट तो कर लिया, अब या तो आप एक्सरसाइज करें, या अगर आप यही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हो तो फिर आप चंद महीने के बाद एक दफ़ा ट्रीटमेंट करवा लें। जो जितनी भी ये कॉस्मेटिक चीज़ें हैं या जितनी भी आपको मेंटेन करने वाली चीज़ें हैं, ये उसी तरह जिस तरह एक्सरसाइज में कहते हैं ना अपने आप को मेंटेन करें। हाँ। आप कहते हैं अपने वजन को मेंटेन करें। मतलब ये कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं होता। परमानेंट ट्रीटमेंट इस तरह होता है कि आप अगर इसको कभी कभी करते रहें तो परमानेंस रहती है। अच्छा। अगर आप बिल्कुल ये भी छोड़ देंगे, एक्सरसाइज भी छोड़ देंगे, खाना पीना भी
जो सेहतमंद खाना पीना भी छोड़ देंगे तो फिर जाहिर है कि दोबारा फैट वो आ सकता दोबारा है। से आ लेकिन सकता है। लाइपोसक्शन में ये चीज़ है, और जो आपका जब डिजॉल्विंग इंजेक्शन में ये चीज़ है, जो भी चीज़ आपके फैट को निकाल देती है यूजुअली वहाँ पे फैट दोबारा नहीं आता। अच्छा, यानी अगर किसी की डबल चिन है और आपने उसको निकाल दिया तो बहुत कम चांस है कि वहाँ पे दोबारा फैट नहीं आएगा वहाँ नहीं आएगा। होगा, अगर दोबारा फैट आए, फर्ज करें आपने फिर भी खाना पीना नहीं छोड़ा, तो किसी और हिस्से पे फैट आ सकता है, लेकिन वहाँ पे यूजुअली नहीं आता, क्योंकि लाइपोसक्शन में जब हमने फैट निकाल दिया वहाँ फाइब्रोसिस हो जाता है, वहाँ पे जल्द इतनी साथ जुड़ जाती है क्योंकि आपने फैट सेल तो सारे निकाल दिए ना। फैट सेल जो हैं वो आपकी प्यूबर्टी के बाद, सने बलूगत के बाद समझ लें, बालिग होने के बाद आपके फैट सेल्स डिवाइड नहीं कर सकते। अच्छा, ओके। तो फिर मोटे कैसे हो जाते हैं लोग, क्योंकि फैट सेल्स उतने ही रहते हैं, ठीक है, वो गुब्बारे की तरह बड़े या छोटे हो सकते हैं। अगर आप ज्यादा फैट खाएंगे तो आपके तादाद में नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो मुझे ये बताइए फिर कि इसमें आइडियली क्या सिचुएशन होती है, मतलब हम किसको रिकमेंड कर सकते हैं अगर देखा जाए लाइपोसेक्शन या हाइफो या हाइफेम अगर बात करें, या खासतौर पर जो फैट लॉस इंजेक्शंस है, ये किन लोगों को सजेस्ट किया जा सकता है कि उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है? देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका वज़न मेंटेन्ड है, आपका रीजनेबल वजन है, आप ओबीज नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं है, लेकिन आपकी चंद एरियाज जो हैं सिर्फ वो प्रॉब्लम आपको कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप कहते हैं कि जी मुझे तो सिर्फ डबल चिन प्रॉब्लम कर रही है, बाकी मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो फिर तो आपके फैट लॉस इंजेक्शन, अच्छा, सबसे पहले तो वो आसान काम है। फैट लॉस के इंजेक्शन जो हैं, जो कि सिर्फ वही फैट लॉस करेंगे जो हम इंजेक्ट करेंगे वहीं पे, वो खसूस जो स्पेशल एरिया है उसी में लगेगा, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया पे, क्योंकि हमने वेट लॉस तो करना ही नहीं है, ठीक है, तो वेट लॉस वाले इंजेक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो फिर तो आप वहीं पे वो इंजेक्शन लगाएंगे। अगर पेशेंट कहता है मुझे इमीडिएट फर्क चाहिए, मैं बार बार इंजेक्शन 2-3 महीने नहीं लगवा सकता, क्योंकि महीने में एक दफ़ा हम लगाते हैं, कुछ इंजेक्शन ऐसे भी हैं जो हम हफ्ते में एक दफ़ा लगा देते हैं। अच्छा, अगर पेशेंट कहते हैं मुझे तो एक ही दफ़ा, जिस तरह हमारे पेशेंट जो बाहर से आते हैं मुल्क के, वो कहते हैं हम दोबारा 1-2 महीने इंजेक्शन नहीं लगवा सकते, तो फिर हम माइक्रो लाइपोसक्शन कर देते हैं। ओके। दूसरा आ गया कि अगर इसी तरह का एरिया ज़्यादा बड़ा है और हम समझते हैं कि वो इंजेक्शन जो हैं, जो फैट लॉस वाले इंजेक्शन है, वो लगाने मुश्किल होंगे इतने बड़े एरिया पे, और हम एक ही गो में एक ही दफ़ा सारा फैट निकालना चाहते हैं, तो फिर लाइपोसक्शन है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये तो पूरा ही जिस्म जो है वो ज़्यादा है, बड़ा है जिस्म, जो कि ज़्यादा एक वेट ज़्यादा है, और हम समझते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ भी है, 2 चीज़ें हम चाहते हैं एक ही उससे ठीक हो जाए, तो फिर हम डाइट बताते हैं पेशेंट को, पहले डाइट बताते हैं, लेकिन हम अंडर मेडिकल सुपरविजन करते हैं डाइट, यानी सिर्फ ये न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन के हवाले नहीं करते, डॉक्टर पहले देखते हैं कि क्या इसको कोई ऐसी बीमारी तो नहीं जो मोटा कर रही है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज बड़ी हमारे कॉमन है, हार्मोन्स को बैलेंस करें, इम्बैलेंस कर देती है, तो वो भी साथ करेंगे, और वो फिर इंजेक्शन जो कि आपके जिल्द के नीचे लगते हैं, वो ऐसे इंजेक्शन भी हैं जो रोजाना लगते हैं, और कुछ ऐसे इंजेक्शन भी हफ्ते में एक दफा लगाने पड़ते हैं, और वो बड़े सेफ इंजेक्शन है, वो शुगर को कम नहीं करते। अच्छा, वो शुगर को इतना कम नहीं करते कि तबीयत खराब हो जाए, कुछ और हो जाए, वो बड़े सेफ इंजेक्शन है, वो हम रेकमेंड करते हैं, और उसका पेशेंट का वजन नोट करते रहते हैं, साथ उनको कहते हैं थोड़ा बहुत चलना फिरना शुरू करें। अगर ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने जिम में जाके बहुत ज़्यादा सख्त किस्म की एक्सरसाइज करनी, लिटरली आपका रूटीन का चलना फिरना, वॉक, बड़ी रिलैक्स वॉक करने से भी आपकी जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है वो बढ़ जाती है, तो आपका वजन कम हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या इन ठीक है, इनके बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं हमारे पास, लेकिन क्या कहीं ना कहीं इनकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं अगर अच्छे तरीके से इनको परफॉर्म ना किया जाए, या फिर पेशेंट की तरफ से बात की कोई एहतियाती तदाबीर ना ली जाए? बिल्कुल हो सकती हैं। वो वजह ये है कि यही वाले जो मैं आपको कह रहा हूँ दुनिया में बड़े मशहूर हैं इंजेक्शन, ये अब जो जिस तरह काम करते हैं उनमें से एक तरीका ये होता है कि आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, यानी आपके मैदे के जो अज्जा हैं जो आपने हजम हो जाने चाहिए, फ़र्ज़ करें मैदे से निकल जानी चाहिए 2 घंटे में, ये उसको स्लो कर देती है, कि अब जब स्लो करेगी तो एब्जॉर्प्शन भी कम होगी। एक मेथड इसका ये वज़न कम करने का इन इंजेक्शंस का, कि ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देते हैं, यानी आराम से वो अब मैदे में बैठी रहती है कब्ज़ खुराक, उसकी वजह से लोगों को कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर अंडर सुपरविजन कर रहे हैं तो डॉक्टर ज़ाहिर इसकी नज़र रखेगा, आपको अलामात का बताएगा। ये कभी भी एज अ शॉर्टकट टू सक्सेस नहीं आप इस्तेमाल करते कि जी मैंने कुछ नहीं करना, सारा कुछ इंजेक्शन ही करें। तो दूसरा क्या है कि लोग काफ़ी दफ़ा इंजेक्शन लगा के असल में वजन ज़्यादा गेन किस लिए कर लेते हैं कि वो अपना ख्याल जो रूटीन में करते हैं वो भी करना छोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है। इसमें और कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होती।
अगर आपने गैस्ट्रिक एम्पटिंग देख रहे हैं, बाकी तो किसी भी जो दवाई से कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, रिएक्शन हो सकता है, लेकिन वो बहुत कम चांसेस होता है। लेकिन अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन ऑफ द डॉक्टर के ऐसे कोई भी इंजेक्शन खुद से ना लगाएं। और दूसरी ये बात है कि अगर इसी तरह जो आप कह रही हैं कि जो आपका इंजेक्शन हम लगाते हैं जो कि लोकलाइज्ड फैट को अब फैट के अंदर जो लगाते हैं, उसमें सिर्फ ये होता है कि जब आपने लगाया इंजेक्शन वो तकरीबन 3-4 दिन से लेके हफ्ता तक काफ़ी दफ़ा रेडनेस होती है, थोड़ी सी ब्रूजिंग हो सकती है, लेकिन वो टेम्परेरी है। ओके। और वो सारी ठीक हो जाती है। ठीक है। अगर कोई ऐसे, अब हमारे यहाँ चूँकि डॉक्टर्स की बजाय ये नॉन डॉक्टर्स या काफ़ी दफ़ा परफॉर्म कर रहे होते हैं, बाकी जो जनरल स्पेशलिस्ट हैं वो करने लगे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश ये है कि या तो वो अपना ट्रेनिंग पूरी लें फिर ये परफॉर्म करें, वरना ना परफॉर्म करें। और पेशेंट्स का भी ये है कि पेशेंट देखें कि जो डॉक्टर जो करने लगा है उससे फ्रैंकली ये पूछने में कि डॉक्टर साहब आपने कितनी दफ़ा ये किया, आपकी तालीम क्या है, आपने स्पेशलाइज कहाँ से किया था, आपके सुपरवाइज़र कौन थे, आपने किस डॉक्टर के अंडर काम किया है, कितने अरसे काम किया। ये सवाल पूछने में कोई हर्ज नहीं है। जो अच्छा डॉक्टर होगा उसको उसके वो लिए बताएगा ऑब्वियसली। हाँ, ये ऑनर की बात होगी, वो बताएगा वो कि honor मेरा की बात बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो डॉक्टर साहब अब देखें हमारे यंग बच्चे बच्चियां जो है उनमें भी फैट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ख़ासतौर पर वेट उनका बहुत ज़्यादा है कि अंडर 20 ही वो लोग ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। तो क्या ये जो बच्चे 11, 12 या 15 साल के उनको भी ये रिकमेंड किए जाती है ये वाली सर्जरीज या फिर अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो? देखें, बच्चों में हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि उनका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें। ओके। उनके लिए तो शॉर्टकट टू सक्सेस होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। अनलेस कि उनको कोई इतनी बड़ी बीमारी इसकी वजह से हो जाए कि हमें मजबूरी हो जाए। इंटरेस्टिंग आपको चीज़ बताता हूँ कि मेरे जितने हमारे पेशेंट्स जो आते हैं बच्चे होते हैं, लेकिन माँ बाप कंसर्न होते हैं, तो वो बेचारों को पता नहीं होता कि इसकी लाइपोसक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती। वो हमारे पास ले आते हैं। यकीन माने कि बड़ों की निस्बत बच्चे इतने ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं ट्रीटमेंट से, यानी ट्रीटमेंट मीन्स कि जो आपकी काउंसलिंग से होती है, और डाइटरी मैनेजमेंट से, कि वो बड़ों से भी ज़्यादा उससे स्टिक करते हैं। यानी अगर आपने उसे बच्चे को कह दिया ना कि बेटे इसमें इतनी कैलोरीज है, तो या आप एक चॉकलेट खा लें या आप आधा बर्गर खा लें या आप ये हेल्दी डाइट खा लें, तो जो बच्चे हैं वो हेल्दी डाइट को प्रेफर करते हैं। तो वो अमेजिंगली बच्चों को अगर आप जितनी जल्दी हो सके उनको अगर आप अच्छी आदतें डाल दें, और अगर आप नहीं डाल सकते तो हमारे जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारी टीम है जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, नर्सेज भी शामिल हैं, डाइटिशियन भी शामिल हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी शामिल हैं, भी होते हैं जो और साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं। तो वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं कि अमेजिंगली रिस्पॉन्ड करते हैं। वो आपका फिर इस तरह का इलाज की तरफ या ट्रीटमेंट की तरफ जाना ही नहीं पड़ता, वो काउंसलिंग से ही आधे मामला जो है वो बेहतर हो जाते हैं। तो आज हमने बात की है कि लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़, ये मेडिसिन, इंजेक्शन ऐसे कौन से जैसे फैट लॉस हो सकता है, वो सेफ़ है भी या नहीं है। तो इस हवाले से डॉक्टर अजीम जहांगीर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ खेल के मैदान से बात कर लेते हैं कि आजकल कज़ाफ़ी स्टेडियम के आपको पता है अपग्रेडेशन का मामला था, और ख़ासतौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्योंकि उसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी कुछ जो मैचेस हैं वो खेले जाएंगे। तो उस हवाले से उसकी तामीर का काम कितना बाकी रह गया है, कब तक जो है ना उसको मुकम्मल कर लिया जाएगा और शायकीन के लिए खोल दिया जाएगा, और तैयारियों के हवाले से ख़ासतौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की, उस पर बात करते हैं। उसामा गौरी नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ हमारे से टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। उसामा, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप उसामा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्रिया पहले तो शो में मौजूद करने के लिए। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। उसामा, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की कह लें कि टाइम जो है वो नज़दीक आता जा रहा है और हम सब भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये जो मैचेस हैं, चौको छक्कों की बहार जो है ना वो पाकिस्तान में और बिलखसूस लाहौर में शुरू होगी। तो सबसे पहले बताइए कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन का मामला कहाँ तक पहुँचा है, काम कहाँ तक पहुँचा है, कब मुकम्मल हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जिस तरह आपने बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल करीब आ रही है और पूरी कौम इंतजार कर रही है कि चौके छक्कों की बसारत हो, और इसी हवाले से जो पाकिस्तानी शौकीन क्रिकेट हैं वो भी बड़े पुरजोश हैं
कि बड़े अरसे बाद तकरीबन 28 साल के बाद पाकिस्तान में कोई आईसीसी टूर्नामेंट मुनक्किद होने जा रहा है और उसी हवाले से तमाम तैयारियां भी हतमी मराहिल में हैं। अगर कदाफी स्टेडियम में तैयारियों की बात की जाए, कदाफी स्टेडियम के अपग्रेडेशन की बात की जाए, तो तकमील के आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है। तकरीबन 90 से ज्यादा फीसद काम मुकम्मल हो चुका है। मरकजी इमारत मुकम्मल तौर पर बन चुकी है, ढांचा खत्म हो गया है, जबकि फिनिशिंग का काम जारी है। ड्रेसिंग रूम्स, नए पवेलियन बन गए हैं और इसी तरह स्टेडियम के अंदर नए इंक्लोजर्स भी बनाए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो शौकीन क्रिकेट है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की गई है। पहले से तकरीबन 7 से 8 हज़ार शौकीन क्रिकेट ज्यादा अब मैच देख सकेंगे, ज्यादा स्टेडियम में बैठ सकेंगे। और इसी तरह तमाम नए इंक्लोजर्स मुकम्मल हो चुके हैं। सीटों की इंस्टॉलेशन का सिलसिला जारी है। तकरीबन हर जो शोबा है कदाफी स्टेडियम का, उसमें अब फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है। तकरीबन ढांचा खत्म, स्ट्रक्चर मुकम्मल हो चुका है, जबकि फिनिशिंग का काम जारी है। और तकरीबन जो मजीद 10 से 15 रोज हैं, तकरीबन 20 जनवरी के बाद तक जो डेडलाइन है पीसीबी की तरफ से, वो मुकम्मल हो जाएगा कदाफी स्टेडियम। और इसके बाद फरवरी से ये मेला पाकिस्तान में सजेगा। 22 फरवरी को लाहौर में पहला मैच होगा और उसमें रिवायती हरीफों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच होगा। तो शायकीन क्रिकेट इस हवाले से काफी पुरजोश है, इसलिए खुसूसी तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक पाकिस्तान ने अपने स्टेडियम्स की रेनोवेशन की है और पूरा कदाफी स्टेडियम जो है वो तकरीबन एक तरह से नया बनाया गया है। बैरूनी दीवार छोड़कर पूरा स्टेडियम, उसमें मरकजी इमारत तो मुकम्मल तौर पर गिराई गई है। उसमें पीसीबी के नए ऑफिसेज बनेंगे, कुछ बॉक्सेस नए बनेंगे, नए पेवेलियन और नए ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए और इस तरह इंक्लोजर्स भी नए बनाए गए हैं। तो तमाम तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। पीसीबी अपनी तरफ से मुकम्मल तौर पर तैयार है, इसीलिए स्टेडियम भी रेनोवेशन किए गए हैं, मुकम्मल तौर पर नए बनाए गए हैं। तो तमाम तैयारियां जो है हतमी मराहिल में दाखिल हैं, क्योंकि फरवरी मार्च में ये मेला पाकिस्तान में सजना है। 1996 के वर्ल्ड कप के बाद पहली मरतबा, यानी तकरीबन 28 साल के तवील अरसे बाद लाहौरियों को एक मरतबा फिर आईसीसी टूर्नामेंट लाइव देखने का मौका मिलेगा। दुनिया क्रिकेट की टॉप 8 टीमें जो हैं वो पाकिस्तान का विजिट करेंगी, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश की टीमें शामिल हैं। क्योंकि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, उनके साथ एक मुआहदा हो चुका है। भारत के मैचेस जो हैं वो दुबई में मुनक्किद होंगे, दुबई स्टेडियम में पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी वहीं से होगा। और इसी तरह भारत के दीगर मैचेस जो हैं वो भी दुबई में होंगे। लेकिन जो बकिया 7 टीमें हैं, पाकिस्तान समेत 6 टीमें बाहर से आएंगी और 7वीं टीम पाकिस्तान होगी। तो पाकिस्तान में 3 वेन्यू हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा वेन्यू है वो तो लाहौर का ही है। अब इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेडक्वार्टर भी है, फिर मुकम्मल तौर पर नया स्टेडियम बनाया गया है। तो शौकीन क्रिकेट का जोश खरोश भी उरूज पर है और इस मैच को देखने के लिए, इस मुकाबले को देखने के लिए लोग एक्साइटेड हैं और इंतजार कर रहे हैं। जिस वजह से पूरा स्टेडियम भी नया बनाया है, तमाम इंक्लोजर्स, नए ड्रेसिंग रूम्स और इसी तरह पेविलियन नया बनाया गया है, ताकि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा आ सके और अपने हीरोज को, अपनी टीमों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ सके। शायकीन तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और वेटिंग लिस्ट में हैं कि कब जो है ना इसका आगाज़ होगा और कब से हम जो है ना टिकट्स खास तौर पर ख़रीद सकते हैं और जाके हम लोग फिर देखेंगे जब चौकों और छक्कों की बरसात होगी। लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं उसामा के पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 भी है, उसकी भी तैयारियां और ड्राफ्टिंग मुकम्मल कर ली गई है। इस हवाले से भी हमें बताइएगा क्या मामलात तय पाए हैं और ड्राफ्टिंग की तकरीब के हवाले से भी बताइएगा। देखिए, जिस तरह आपने भी बताया कि पीएसएल चूंकि जो रूटीन के मुताबिक पाकिस्तान में मुनक्किद होता है वो फरवरी में होता है, लेकिन इस दफा चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का बड़ा इवेंट भी है तो ये दोनों टूर्नामेंट मिक्सअप हो रहे थे। तो पीसीबी ने फिर ऐसे किया कि आईसीसी का टूर्नामेंट है वो पहले है और इसके फौरी बाद अब पाकिस्तान सुपर लीग जो पीसीबी का ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड है, वो मुनक्किद होगा। इस दफा जो अप्रैल में ये शुरू होगा, उसी हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। कल आखिरी रोज था गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का, वो खत्म हो चुका है। जबकि फ्रेंचाइजर की तरफ से आज जो है वो 4 जनवरी को कुछ खिलाड़ियों को डिटेन किया जाएगा, कुछ को रिलीज किया जाएगा। यानी टीमों की लाइनअप का सिलसिला शुरू हो चुका है और 11 जनवरी को जराए ने ये बताया कि 11 जनवरी को लाहौर में बड़े पैमाने पर जो ड्राफ्टिंग है, ड्राफ्ट मुनक्किद किया जाएगा। शाही जो बादशाही मस्जिद और शाही किला वगैरह में तकरीब मुनक्किद की जाएगी, बड़े शानदार तरीके से वो तकरीब होगी और उसमें तमाम टीमें अपने अपने स्क्वाड फाइनल करेंगी, अपनी अपनी खिलाड़ियों को इंतखाब करेगी। अगर गैर मुल्की खिलाड़ियों की बात की जाए तो इस दफा माजी के मुकाबले में जो बड़े नाम है वो पाकिस्तान सुपर लीग में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के
डेविड वार्नर पहली मरतबा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह डेरिल मिचेल हैं, न्यूजीलैंड की टीम साथी हैं, जैसन होल्डर, इलेक्स शेल्स, उस्मान ख्वाजा, अकील हुसैन दुनिया क्रिकेट के T20 के नंबर 1 बॉलर हैं। और इसी तरह फिल एलन समेत तमाम बड़े खिलाड़ियों ने भी माजी के मुकाबले में हम देखा कि पिछले टूर्नामेंट में तो ज्यादा बड़े खिलाड़ी, बड़े नाम हमें इतने नजर नहीं आए, लेकिन इस दफा जो बड़े खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है। और 11 जनवरी को चूंकि ड्राफ्ट में होना है, तमाम टीमों ने, तमाम फ्रेंचाइजीज ने अपनी अपनी टीमें लाइन अप करनी है, फाइनल करनी है, तो उसी वाले से 11 जनवरी को बड़ा जो टूर्नामेंट का ड्राफ्ट है वो शुरू होगा। और उसके बाद अगली जो मराहिल है, तो टीमें लाइन अप होंगी, टीमें फाइनल होने के बाद अपनी अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के फौरी बाद ये अब पूरा जो क्रिकेट का सीजन है ये बड़ा बिजी नजर आ रहा है तमाम टीमों के लिए, तमाम प्लेयर्स के लिए। पहले तो आईसीसी का टूर्नामेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब इट मींस के नेक्स्ट मंथ से फरवरी से जो है ना वो क्रिकेट जो है ना वो खास तौर पर लाहौर को हाईजैक करने जा रही है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और उसके फौरी बाद जो है ना PSL भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे खत्म होगी मार्च में, 19 मार्च को इसका 9 मार्च को इसका फाइनल रखा गया चैंपियंस ट्रॉफी का, और मार्च के एंड से ही PSL की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगले 2-3 माह मुसलसल जो है वो क्रिकेट के हैं। और लाहौर में बड़ा मेला लगेगा, क्योंकि PCB का मुकम्मल तौर पे जो ब्रांड है वो सारा पाकिस्तान में होगा। PSL का तमाम दुनिया के बड़े जो खिलाड़ी हैं वो भी इसमें शिरकत करने के लिए पाकिस्तान पहुंचेंगे। और इसी साथ साथ पहले चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट भी होगा, तो दोनों टूर्नामेंट एक के बाद दिखते हैं और दोनों की तैयारियां भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने तौर पर कर रहा है। और दोनों चूंकि साथ साथ हैं तो इसलिए तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं, क्योंकि पहले बड़ा टूर्नामेंट है, ICC का टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी है, और उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग का मेला सजेगा पाकिस्तान में। तो वाले से 11 जनवरी को ड्राफ्ट होगा। ड्राफ्ट में तमाम टीमें जो है वो उनके अपने स्क्वाड फाइनल कर ली जाएंगे। आज का दिन जो है वो जो फ्रेंचाइजीज हैं वो कुछ खिलाड़ियों को रिटेन करेंगी जिन्होंने अपनी टीम में रखना है, और कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर देंगे, ताकि जो ड्राफ्ट होना है उसमें वो खिलाड़ी ड्राफ्ट में शामिल होकर पिच किए जाए मुख्तलिफ टीमों की जानिब से। तो आज 4 जनवरी का दिन है वो इसके लिए रिटेंशन और रिलीज के लिए रखा गया था। इससे पहले जो एक हफ्ता था वो तकरीबन गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का था। कल आखिरी रोज था, इसमें हमने देखा कि बड़े बड़े नाम इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। और PCB मतलब आज जो है वो हमारे जो नेशनल प्लेयर्स हैं, खासतौर पर हमारे जो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, उनका पता चलेगा कि कौन किस टीम में जो है ना वो शामिल होगा। लेकिन मुझे बताइएगा इस सीरीज़ में खासतौर पर जो जमान अली हैं, उनको क्या आपको लगता है कि प्रॉपर तौर पर जो स्पिनर के एज अ स्पिनर वो यूज़ करना चाहिए था, उनको चांस देना चाहिए था, या उनके ऊपर इन्हिसार करना चाहिए था? देखिए नेचुरली बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगर साउथ अफ्रीकन पिचेस की बात की जाए तो वो हमेशा सपोर्ट करती हैं पेस को, फास्ट बॉलिंग को सपोर्ट करती हैं। जिस तरह अगर मैं पिछले टेस्ट मैच की बात करूं तो वहां से जो पिच थी वो फास्ट बॉलर्स करी थी। हमने देखा कि मोहम्मद अब्बास वहां पर कारगर साबित हुए, उन्होंने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया और 6 विकेट ली। 3 साल बाद कमबैक किया, 4 साल बाद वो पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट मैच खेले तो उन्होंने अच्छा कमबैक किया। लेकिन जो दूसरा टेस्ट मैच अभी शुरू हुआ है केप टाउन में, तो ये पिच हमें लगता है कि थोड़ी सी ड्राई है। यहाँ पर स्पिनर कारगर साबित हो सकते हैं अगर पाकिस्तान उस तरीके से स्पिनर्स को यूज करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम साजिद खान को वहां पर लेके नहीं गए। पिछले जो टेस्ट सीरीज हमने जीती थी वो टॉप विकेट टेकर के साथ साथ उन्होंने 19 विकेटें ली थी 2 टेस्ट मैचेस में। इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान में जो खेले गए थे, मुल्तान और पिंडी में उनको 2 टेस्ट मैच में शामिल किया गया था। लेकिन नुमान अली को जहां तक बात है तो वो अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की नेचुरली जो पिचेस होती हैं वो ज्यादा पेसर्स को सपोर्ट करती हैं। अनटिल अनलेस के कोई इतनी ड्राई पिच ना हो, इतना वो वहां पे क्रैक्स ना पड़ जाए, फिर वो स्पिन टर्न होना शुरू हो। तो लेकिन जो अभी इस मैच जारी है यहाँ पर पिच में स्पिन को मदद मिल सकती है, लेकिन अभी तक इतनी नहीं मिली। कल जो आउट किए हैं 2 सलमान अली आगा ने किए, उन्होंने बतौर स्पिन बॉलर ही आउट किए हैं और मोहम्मद अब्बास ने 1 विकेट ली है, इस तरह खुरम शहजाद ने 1 विकेट ली है। तो उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जितने स्कोर हो चुके हैं 316 रन तो हो चुके हैं। अगर साउथ अफ्रीका 400 या 450 रन का मार्जिन कर लेता है
तो कमबैक करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर कमबैक करने के लिए जाहिर है अगर 450 आपने करने हैं, 450 आपने वो उनकी लीड उतारनी है, फिर अपने रन करने हैं, फिर उनको बैटिंग आनी है। तो टेस्ट क्रिकेट थोड़ी सी वनडे क्रिकेट और उससे T20 क्रिकेट से बहुत मुख्तलिफ होती है। यहाँ पर आपको मोमेंट्स की गेम होती है, यहाँ पर पिच का बड़ा किरदार होता है, वेदर कंडीशन बड़े इफेक्ट करती है पिचेस पे। इसी तरह जो बॉलर्स को मदद मिलती है, स्पिन्स का अलग से होता है फास्ट बॉलर्स का। तो नेचुरली जो साउथ अफ्रीका की पिचेस होती हैं वो तकरीबन पेस को सपोर्ट करती हैं, पेसर्स को सपोर्ट करती हैं, लेकिन केप टाउन में पिच थोड़ी सी ड्राई है, मुख्तलिफ है। तो हम होप कर सकते हैं कि कल या परसों तक जब क्रैक्स पड़ेंगे तो चौथी इनिंग्स में यहाँ पर बैटिंग करना मुश्किल होगी। अगेन पाकिस्तान के लिए वो मुश्किल होगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने यहाँ टॉस नहीं जीता, टॉस साउथ अफ्रीका ने जीता है। तो साउथ अफ्रीका ने पहले खेलते हुए तो अच्छा रन कर लिए, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा पिच मजीद ड्राई होगी, वहां पे स्पिन मजीद होगा। तो पाकिस्तान के लिए अच्छी खासी स्ट्रगल देखने में नजर आ रही है। और अगर पाकिस्तान ने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना किया तो इस टेस्ट मैच में वापसी मुश्किल हो जाएगी, यही लग रहा है। और उम्मीद कर सकते हैं हम कि पाकिस्तानी बैटर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कोई इतना ज्यादा स्कोर्स करेंगे। जिस तरह साउथ अफ्रीका के कल 2 बैटर्स ने सेंचुरियां कर ली, तो इसका मतलब ये है कि गेंद सीधी बल्ले पे आ रही है, वहां पे बैटर परफॉर्म कर सकते हैं। जब एक टीम से 2 खिलाड़ी इनिशियली जब 70 रन पे 3 आउट हो चुके थे, तो लंबी पार्टनरशिप 235 रन की, तो जो उनके कप्तान है टिम्बा बाउमा, उन्होंने जो रियान रिकल्टन है उनके साथ 235 रन की पार्टनरशिप बनाई थी, दोनों ने सेंचुरियां की थी। चले अच्छी की उम्मीद कर सकते हैं हम हमेशा की तरह उसामा के ये सीरीज़ हम जीत के आए। अगर हम अच्छा परफॉर्म कर लें और फोकस रह कर अगर हम वहाँ पर प्ले कर लें तो शायद हम जीत सकते हैं। अलबत्ता नेक्स्ट मंथ से जनाब जो हमारा स्केजुअल है ख़ासतौर पर हमारे प्लेयर्स का और PCB का वो बहुत ज़्यादा थोड़ा टाइट होने वाला है, क्योंकि यके बाद दीगरे जो है ना वो मैचेस होने जा रहे हैं, सीरीज़ होने जा रही हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी होगी, उसके बाद टेस्ट मैच है, फिर उसके बाद PSL भी है। तो इस हवाले से हमने इन डिटेल में बात की है कि जो हमारा खेल का मैदान है वो सजने जा रहा है और उसकी तैयारियां किस तरह की से की जा रही हैं। तो उसामा गौरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। उसामा बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ते हैं, कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं और लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर कि उसकी बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है, बहुत ज़्यादा बाज़गश्त उसकी हो रही है और कामों के हवाले से ये प्रोग्राम जो है ये कहाँ तक पहुँचा है। ख़ास तौर पर बताया ये जा रहा है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 80 जो स्कीम्स हैं उनको शुरू किया जाना था और उनमें से 6 में से 2 जोन्स तरक्याती स्कीम्स शुरू करवाने में बाजी ले गए हैं। तो ये कौन से 2 जोन हैं और इनमें किस तरह के जो तरक्याती काम है वो शुरू हो चुके हैं, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए इमरान अकबर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, चीफ रिपोर्टर हैं, उनसे बात करते हैं। इमरान, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। इमरान साहब बताइएगा, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत खासतौर पर 2 जोन्स में जो है ना वो काम शुरू हो गया है तरक्याती, कौन से वो जोन्स हैं और उनमें किस तरह का काम शुरू हुआ है? देखिए मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर पूरे में जो तरक्याती काम है वो शुरू करवा दिए गए हैं और बड़ा जो चर्चा किया जा रहा है कि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बड़ी तेजी से काम कर रहा है। इसी सिलसिले में जो कल की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक जो 2 जोन है वो इस वक्त मुकम्मल स्कीमें लगा चुके हैं। और पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि 59 अरब मालियत की 115 स्कीमें थी, जिसमें से 80 स्कीमें शुरू करवा दी गई हैं। और ये जो 80 स्कीमें हैं इनमें से एक स्कीम में तकरीबन एक स्कीम में जो है वो किसी स्कीम में जो है वो 1500 गली है, किसी में 1000 गली है, किसी में 500 गली है। तो इसी सिलसिले में जब कल एक इनका हमने देखा है पूरा जो कंप्यूटराइज सिस्टम चल रहा है उसके मुताबिक तो देखा गया है कि जिसमें जो रिपोर्ट सामने आई उसमें दाता गंजबल जोन और लिस्टर जोन को नंबर 1 करार दिया गया है। इसमें जो है 567 गलियां जो है जिसकी जो मालियत है वो 3 अरब रुपए है और 3 अरब 70 करोड़ है और इसको 23 फर्म्स जो है वो चला रही हैं और 967 गलियां जो है वो इस वक्त मुकम्मल शुरू करवा दी गई हैं। इसी तरह निस्टर जोन की 2397 गलियां जो है 2397 गलियां जो है वो 12 अरब मालियत की हती रकम से मुकम्मल तौर पर शुरू करवाई गई हैं, जहाँ पे 40 फर्म्स जो है वो काम कर रही हैं, जिसमें टफ टाइल, PCC, पैच वर्क, सीवरेज सिस्टम और वाटर सप्लाई के साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स की अपग्रेडेशन भी जारी है।
इसी सिलसिले में अगर देखा जाए दूसरे जोन में तो जो इस वक्त रावी जोन है वहाँ पर भी 5 अरब 10 करोड़ 70 लाख के तखमीने से 29 स्कीमें जो है वो शुरू करवाई गई हैं और इसमें जो है वो अभी स्कीमें और भी शुरू होना बाकी हैं। इसी तरह शालामार जोन में 2 अरब 21 करोड़ 22 लाख से 13 स्कीमें जो है वो शुरू करवाई गई हैं। गुलबर्ग में 74 करोड़ 64 लाख से 5, जबकि समनाबाद जोन में 84 करोड़ 55 लाख की लागत से 4 स्कीमें अभी तक शुरू करवाई गई हैं और ये स्कीमें जो हैं वो मुसलसल शुरू करवाई जा रही हैं रोजाना की बुनियाद पर। एक चीज हमने जो है इसमें ज्यादातर देखी है जो स्ट्रीमलाइन है, जिसमें तस्वीर जो आपकी जो स्क्रीन पर चल रही है, इसमें एक जबरदस्त बात यह आई है कि जिसमें इन्होंने मुकम्मल यूनिफॉर्म पहना हुआ है सबने और मुकम्मल तौर पर रास्ते ब्लॉक किए गए हैं। शहरियों को बताया गया कि आपकी ये गलियां जो है वो उखाड़ दी गई हैं और ये जून से पहले बनाई जाएंगी। जहाँ पे सीवरेज सिस्टम होगा वहाँ पर जो है वो तकरीबन मई तक जाएगा, जून तक जाएगा, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं होगा और वहाँ पर जो है 1-2 माह में ये गलियां जो है वो उखड़ी गलियां जो है, कच्ची गलियां जो है वो तैयार कर दी जाएंगी। अब ये तमाम तर सूरत जो है इसके लिए सुबह शाम जो है वो आपको पता ही है डिप्टी कमिश्नर लाहौर जिसका इसको बहुत चर्चे हैं, वो सुबह शाम जो है वो रोजाना की बुनियाद पर वो विजिट कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं सफाई के हवाले से, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के हवाले से। और इसी सिलसिले में जो है दातागंज जोन में देखा गया कि 3 अरब 70 करोड़ की 967 जो गलियां हैं, जो कच्ची गलियां थी, जिनमें एक ये जंक्शन है, एक इलाका होता है जिसके बारे में उन्होंने ये बताया कल कि कंप्यूटर पर दिखाया गया कि एक इलाका है जिसमें फर्ज करें उसके इर्द गिर्द जो है वो 10 ठीक है जी। 6 में से 2 जोन्स में तरक्याती स्कीम्स शुरू करवाने में वो लोग बाजी ले गए और वहाँ पे तरक्याती काम शुरू हो चुका है और इस हवाले से हमें बता रहे थे इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।